students, today we are here with our next lecture of cell, the fundamental unit of life. पिछले वीडियोस में हमने GERL सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया था एंड इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड functions of ribosome. Here this is the next cell organelle, that is ribosomes. The ribosomes were firstly isolated by Claude in the cytoplasm. Yeah, these are firstly isolated by Claude in the cytoplasm and he named them as microsomes. क्लियर? क्लॉडे ने इसको नेम दिया था माइक्रोसोम्स एंड द नेम राइबोसोम्स वर गिवन बाय पैलेट. ठीक है, पैलेट ने इसको नेम दिया था राइबोसोम्स. सो दीज राइबोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैलेडेस पार्टिकल्स. These are also called as Pallad's particles. Clear? Ribosomes term is given by Pallad, so they are also called as Pallad's particle. Mainly the ribosomes are non-membranous structures. ठीक है, ribosomes क्या है? Non-membranous structure है. ये ribosomes basically prokaryotes में present होते हैं. ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों टाइप की सेल्स में हमें राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं. क्लियर? पैलेट्स पार्टिकल है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में. अभी तक हम जो सेल ऑर्गेनल्स देख रहे थे दे आर ओनली प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स, बट दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स which are membrane-less cell organelles and they are present in both prokaryotic and eukaryotic cells. Exception is there, and except mature sperm and mature mammalian RBCs. Clear? These are the exceptions. Mature mammalian RBC हमने देखा है यहाँ कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता है, तो mature mammalian RBCs और मैच्योर स्पर्म्स में हमें राइबोसोम्स देखने को नहीं मिलते हैं. इसके अलावा बाकी सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम्स सेल्स के अलावा कुछ सेल ऑर्गेनल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स वो सेल ऑर्गेनल है जहां पे हमें राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स हैं दे आर कॉल्ड एज माइटोराइबोसोम्स एंड द राइबोसोम्स which are present in plastids they are called as plastidoribosomes. क्लियर? ये चीज हमें ध्यान रखनी है. माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्लास्टिड्स है दे आर कॉल्ड एज माइटोराइबोसोम्स एंड इन प्लास्टिड्स दे आर कॉल्ड एज प्लास्टिडोराइबोसोम्स. नाउ कम टू द पोजीशन ऑफ ribosomes in the cell. Ribosomes may be present freely in the cytoplasm and they are found attached to the membranes, like on the membrane of endoplasmic reticulum, on the membrane of nucleus. ठीक है, तो they may be found attached to the membrane and free to the cytoplasm. तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली भी मिल सकते हैं हमें और मेम्ब्रेन बाउंडेड भी हो सकते हैं. दे आर कॉल्ड एज बाउंडेड राइबोसोम्स और मेम्ब्रेन बाउंडेड राइबोसोम्स, जो मेम्ब्रेन पे बाउंड रहते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम्स जो हैं. दीज राइबोसोम्स हैव टू टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स, अ लार्जर सब यूनिट एंड अ स्मॉलर सब यूनिट. ठीक है, तो राइबोसोम्स जो हैं इसके स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो राइबोसोम्स में बेसिकली टू सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है, दैट इज अ लार्जर सब यूनिट एंड a smaller
सब यूनिट। ठीक है, चाहे 70S राइबोसोम हो चाहे 80S राइबोसोम हो, दोनों में हमें लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स देखने को मिलती हैं। लार्जर यूनिट का शेप होता है डोम शेप्ड। ठीक है, बेसिकली हम इसे डोम शेप्ड ड्रॉ करते हैं। एंड दिस लार्जर यूनिट इज फाउंड अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन, अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन से एक प्रोटीन से अटैच रहती है। दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज राइबोप्रोटीन, राइबोफोरिन, नॉट प्रोटीन, दैट इज राइबोफोरिन प्रोटीन। ठीक है, इस राइबोफोरिन प्रोटीन से ये लार्जर यूनिट मेम्ब्रेन पे अटैच रहती है। इसके अलावा जो स्मॉलर यूनिट है, दिस स्मॉलर यूनिट इज फाउंड फ्री इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मिलती है। ये लार्जर यूनिट से ज्वाइन होती है लेकिन ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर ये लार्जर यूनिट से जाके बाइंड होती है। क्लियर, अच्छे से समझ में आया? फिर से सुनेंगे। लार्जर सब यूनिट इज डोम शेप्ड and it is found attached with the membrane of ER or nucleus with the help of a protein called as ribofourin, and smaller subunit is found free in the cytoplasm and it gets attached to the larger subunit only at the time of protein synthesis. ठीक है, अब हम देखते हैं लार्जर सबयूनिट और स्मॉलर सबयूनिट दोनों है क्या। ठीक है, two types of ribosomes were there, that is 70S type of ribosome and 80S type of ribosomes. ठीक है, ribosomes are of two types mainly, that is 70S and 80S. Here S is sedimentation coefficient. It is sedimentation coefficient, or it is also called as Swedberg's constant. Swedberg's constant. ठीक है, S means क्या है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट है ना। इसका मतलब ये है कि ये राइबोसोम किस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट पे जाके सेडिमेंट होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे S वर्ड यूज कर रहे हैं। दिस 70S राइबोसोम हैज टू सब यूनिट्स, दैट इज 50S and 30S. As 70S, 80S ribosome also has two subunits. This is 60S and 40S. ना अभी हमने देखा कि राइबोसोम्स में एक स्मॉलर यूनिट है और एक लार्जर यूनिट है। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम में 50S इज द लार्जर सब यूनिट and 30S is the smaller sub unit. ठीक है, सेम 80S में it is larger sub unit and it is smaller sub unit. ठीक है, S means sedimentation coefficient. It means larger subunit sediments at 50S, smaller subunit sediments at 30S in the 70S type of ribosome. And when both of these units gets binded with each other, then they sediments at 70S. समझ में आ रहा है? यदि 50S और 30S को हमने सेपरेट कर दिया है तो 50S सेडिमेंट हो रही है 50 सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट पे और 30S हो रही है 30 पे। जब ये दोनों सब यूनिट्स बाइंड हो जाती है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, उस टाइम पर क्या होगा, ये दोनों साथ में सेडिमेंट होती है 70S कोएफिशिएंट पे। क्लियर? इन दोनों के टोटल से हमें कुछ नहीं लेना है। ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, ये लार्जर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है और ये स्मॉलर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। और जब दोनों यूनिट्स जुड़ जाती है, साथ में प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे बाइंड हो जाती है, उस टाइम पे ये 70S पे जाके सेडिमेंट होती है।
क्लियर? सेम यहाँ पे है 60s for larger subunit, 40s for smaller subunit, and when both of these subunits gets binded with each other during protein synthesis, then they get sediments at 80s sedimentation coefficient. क्लियर? तो ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी. इसके बाद हम बात करते हैं जो राइबोसोम्स हैं. These ribosomes are basically ribonucleoprotein particles. ठीक है, क्या है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स. इट मींस इनके अंदर आरएनए और प्रोटीन्स दो चीजों से मिलकर ये बने हुए हैं. तो हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स की. क्लियर? राइबोसोम्स आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन particles. Clear? It means they have rRNA and proteins. ठीक है, rRNA और प्रोटीन्स के बने हुए हमारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. हम 70s और 80s दोनों राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्टली द 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स. 70s type of ribosome have 70s. It has 60 to 65% of rRNA. It means यहाँ पर rRNA का परसेंटेज क्या होता है? ज्यादा. It is 60 to 65% and rest of the 35 to 40% is protein. Clear? The rRNA present in the 70s type of ribosome is basically of three types, that is 23s, 5s and 16s. These are of three types, 23s, 5s and 16s. Again S is the sedimentation coefficient जिस पे जाके ये सेडिमेंट होंगे. ठीक है, these 23s and 5s type of rRNA are present in the larger subunit and 16s type of rRNA is present in the smaller subunit. ठीक है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम का कंपोजिशन आपको समझ में आया. Here the 60 to 65% of rRNA is present and rest of the 35 to 40% is the protein. rRNA is of basically three types, that is 23s, 5s and 16s. Out of them 23s and 5s are present in the larger subunit and 16s is present in the smaller subunit. Now come to the composition of 80s rRNA. This 80s rRNA contains, this is 80s. This 80s contain almost 45% of rRNA and rest of the 55% is protein. It means here the protein percentage is more than that of 70s RNA. Clear? The rRNA of 80s ribosome is basically divided into four types, that is 28s, 5s, 5.8s and 18s. Okay. Four types of rRNA is there, that is 23s, 5s, 5.8s and 18s. Again the S is sedimentation coefficient. 23s, 5s and 5.8s type of rRNA are present in the larger subunit
and the 18S type of rRNA is present in the smaller subunit. Clear? This is the composition of 80S type of ribosome in which 45% of rRNA is present, which are of 4 types: 23S, 5S, 5.8S and 18S. Out of them, 23, 5 and 5.8S type of rRNA are present in the larger subunit and the 18S type of rRNA is present in the smaller subunit, and 55% part is of protein. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से यहाँ पे बेसिकली 70S और 80S राइबोसोम्स का कंपोजिशन है. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ larger subunit and smaller subunit. Clear? Structure of larger subunit. Firstly, I want to discuss. Mainly जब हम larger subunit को draw करते हैं तो हम उसे dome shaped draw करते हैं. ठीक है, तो larger subunit जो हम draw करते हैं, एक dome shaped structure हम बनाते हैं इसमें. लेकिन बेसिकली इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है. द लार्जर सबयूनिट हैज अ प्रोट्रूबरेंस. ठीक है, वहां पे एक प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और एक टनल भी वहां से होकर गुजरती है. इसका एक स्टॉक है और एक टनल लाइक स्ट्रक्चर इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, लाइक दिस. नाउ आई एम ड्राइंग द लार्जर सबयूनिट. सपोज दिस इज द लार्जर सबयूनिट and this is the tunnel like structure. Clear? As we know that larger subunit of ribosome is found attached to the membranes, whether it is the membrane of ER or it is the membrane of nucleus. So suppose this is attached to the membrane of ER with the help of a protein that is called as ribofourin प्रोटीन. ठीक है, तो यहां से ये राइबोफोरिन प्रोटीन के से अटैच है. दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर एंड दिस इज द टनल. इसके ऊपर प्रेजेंट है स्मॉलर सब यूनिट. क्लियर? जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उस टाइम पर जो प्रोटीन ये सिंथेसाइज करते हैं, ये प्रोटीन इस टनल से होकर कहां आते हैं? इस ईआर के पास, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, बिकॉज द ईआर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. तो आरईआर जो आरईआर पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे और सिंथेसाइज करके किसमें डाल देंगे? ईआर के अंदर. ये ईआर उसको ट्रांसपोर्ट करती है. ठीक है, ये जो लार्जर सब यूनिट है, इस लार्जर सब यूनिट में हमें यहाँ पे 3 साइट्स देखने को मिलती है. ए साइट, P site and E site. A site is acceptor site. This is acceptor site, or it is also called as amino acyl site. ठीक है, जहां पे एमिनो एसिड्स आकर जिस साइट पे टीआरएनए आकर बाइंड होते हैं, जो कि एमिनो एसिड सिंथेसाइज करते हैं. सेकेंड वन इज पी साइट. क्लियर? दिस पी साइट इज कॉल्ड एज पेप्टाइडल साइट और पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस साइट. क्लियर? ई साइट इज द एग्जिट साइट. ठीक है, ये है हमारे पास एग्जिट साइट, जहां से टीआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद कहां होता है? एग्जिट हो जाता है. क्लियर? तो ये 3 टाइप्स की साइट्स यहाँ पे प्रेजेंट है. किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस ये करता कैसे है, शॉर्टली हम इसी टॉपिक में फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन में डिस्कस करने वाले हैं. तो आप इसका स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लार्जर सब यूनिट ऑफ आरएनए. ठीक है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. नेक्स्टली we will talk about the structure of smaller subunit. ठीक है, smaller subunit जो है बेसिकली ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर लार्जर यूनिट पे है.
इस तरह से यहाँ पे कैप लाइक स्ट्रक्चर ये है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। दिस सब यूनिट हैज अ डिप्रेशन ओवर हियर एंड दिस डिप्रेशन इज द mRNA बाइंडिंग साइट। ठीक है, यहां पर आके mRNA बाइंड होता है। ये mRNA प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इंफॉर्मेशंस लेकर आया है उन इंफॉर्मेशंस को देता है लार्जर सब यूनिट को, और लार्जर सब यूनिट से क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो जो इंफॉर्मेशंस है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, दिस इज कैरिड बाय mRNA। ठीक है, तो यहां पर एक डिप्रेशन जो प्रेजेंट है, ये डिप्रेशन क्या करता है, बेसिकली mRNA यहां से बाइंड होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ राइबोसोम। आपको स्ट्रक्चर समझ में आया क्लियरली, लार्जर सब यूनिट का स्ट्रक्चर कैसा है, स्मॉलर सब यूनिट का स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, वी ऑल नो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। यहां से प्रोटीन सिंथेसिस होता किस तरीके से है, ये हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए असेंबली ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन्स कब सिंथेसाइज होंगे, जब लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड होगी, दोनों की असेंबली होगी, तब हमारे पास राइबोसोम्स का क्या होगा, तब हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन होगा। तो फर्स्टली we will study about the assembly of subunits. ठीक है, this is the larger subunit and this is the smaller subunit. ठीक है, larger subunit हमें पता है it is found attached to the membrane and smaller subunit is present freely in the cytoplasm. During protein synthesis, both of the subunits gets binded with each other and forms this type of structure. For this assembly of subunits, a special type of condition is required, that is magnesium ion concentration. The concentration should be 0.01 molar. This concentration is required for the assembly of larger and smaller subunit. If this concentration is not available, then the assembly will not take place. Clear? तो हमें ये concentration बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. This is 0.01 molar concentration of magnesium ions. If the concentration is less than 0.001 molar, then both of the subunits of ribosomes gets separated with each other. Clear? यदि कंसंट्रेशन कम होगा तो दोनों यूनिट सेपरेट हो जाएंगी. कंसंट्रेशन यदि 0.01 m मोलर होगा तो दोनों असेंबल हो जाएंगी. And if the concentration is more than 0.001 molar, then what will happen? Then the dimer of ribosome is formed. It means two units of ribosomes will assemble. This is the one ribosome. Clear? It joins with the another ribosome and a dimer will form. Clear? तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है. यदि कंसेंट्रेशन कम हुआ तो दोनों यूनिट सेपरेट हो जाएंगी. कंसेंट्रेशन 0.001 m है तो दोनों यूनिट्स बाइंड हो जाएंगी. और कंसेंट्रेशन यदि उससे ज्यादा है तो हमारे पास डायमर फॉर्मेशन होगा. इट मींस टू राइबोसोम्स will binds with each other. ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे राइबोसोम्स आपस में बाइंड हो जाते हैं. दिस इज द डायमर. और राइबोसोम यहाँ पे बाइंड हो सकते हैं. ठीक है, क्योंकि जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो हमारे पास इस तरह की जो बाइंडिंग की प्रोसेस है वो होगी. और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीजोम
or it is also called as polyribosome. ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ राइबोसोम. तो यहां पर इसको हम क्या कहेंगे, जिसमें चेन ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होती है, एंड दिस चेन ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट ऑन द mRNA. ये है हमारे पास mRNA का स्ट्रैंड. ठीक है, तो mRNA पे ये चेन फॉर्म होती है. दिस इज कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम. ना दिस चेन ऑफ राइबोसोम इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. Clear? Now come to the function, that is protein synthesis. How the protein synthesis will takes place? इसके बारे में हम वैसे तो it is the process of translation, और ट्रांसलेशन के बारे में हम वैसे तो दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन शॉर्टली हम जब प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन या राइबोसोम का देख रहे हैं तो शॉर्टली हम देखते हैं प्रोटीन किस तरह से सिंथेसाइज होता है. इसके बारे में डिटेल हम स्टडी करेंगे. जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास चैप्टर है उसके अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हम शॉर्टली डिस्कस करते हैं. क्लियर? दिस इज द लार्जर सब यूनिट. क्लियर? ये यहां पर इसमें टनल प्रेजेंट है. यहां से ये अटैच है मेम्ब्रेन से. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन प्रोटीन. ठीक है, तो यहां से राइबोफोरिन से अटैच है. दिस इज द ए साइट, दिस इज पी साइट एंड दिस इज ई साइट. ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस लार्जर एंड सब स्मॉलर सब यूनिट बाइंड्स विद ईच अदर. ठीक है, तो यहां पर इसमें जो स्मॉलर यूनिट है वो आके बाइंड होती है. दिस इज द स्मॉलर यूनिट एंड दिस स्मॉलर यूनिट हैज अ डिप्रेशन, दैट इज mRNA बाइंडिंग साइट. क्लियर? यहां पे क्या होगा, mRNA आके बाइंड होगा. ठीक है, जो इंफॉर्मेशंस ये कैरी कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ये इंफॉर्मेशंस लेकर ये यहां पे क्या होगा, बाइंड हो जाएगा. क्लियर? नाउ द tRNA इज देयर. यहां पे है हमारे पास tRNA. दिस इज द tRNA. This is tRNA. Clear? A group of amino acids. ठीक है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस किससे होगा, एमिनो एसिड से. एमिनो एसिड इज द सिंपल यूनिट ऑफ प्रोटीन. एमिनो एसिड से यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होगा. तो ये एमिनो एसिड्स यहाँ पे आके बाइंड होते रहते हैं. ठीक है, सपोज दिस इज वन एमिनो एसिड दैट इज कॉल्ड एज AUG, CCC, GUG. amino acids are always present in the triplet form. ठीक है, ट्रिपलेट कोडॉन्स इसके लिए होते हैं. और जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला एमिनो एसिड है दैट इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग कोडॉन एंड इट इज ऑलवेज AUG. इट हैज अ ड्वेल फंक्शन. ना, इट स्टार्ट्स द प्रोसेस and it also codes for an amino acid named as methionine. ठीक है, ड्वेल फंक्शन ये परफॉर्म करता है. तो AUG से हमारे पास ये स्टार्टिंग कोडॉन है. इस स्टार्टिंग कोडॉन से प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट होगी. दिस AUG will binds with the peptidal bond side. ना, इसको कैरी कर रहा है tRNA. यहाँ A से tRNA पे ये आएगा, यहां से कैरी कर रहा है, और ये क्या करेगा, इस पेप्टाइडल बॉन्ड साइड पे बाइंड होगा. पेप्टाइडल बॉन्ड साइड पे बाइंड होने के बाद tRNA तो यहां से एग्जिट हो जाएगा. दिस इज tRNA. ठीक है, और जो AUG सिंथेसाइज होगा दिस गेट्स बाइंड हियर. ठीक है, इसको मैं बाहर की साइड बनाती हूं. तो यहां से ये फर्स्ट एमिनो एसिड यहां से क्या हो गया, सिंथेसाइज हो गया. ठीक है, ये tRNA यहां से निकल जाएगा. एक्चुअली ये प्रोसेस इस थ्रेड पे होगी. ये mRNA का हमारे पास स्ट्रैंड है, तो ये प्रोसेस कहां होगी, इस mRNA स्ट्रैंड पे. लेकिन यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं यहाँ पे बाहर लिख रही हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे एक एमिनो एसिड हमारे पास सिंथेसाइज हो गया. अब ये जो राइबोसोम है इट स्लाइड्स ओवर द स्ट्रैंड ऑफ mRNA. ठीक है, mRNA अपनी जगह पे फिक्स है बट राइबोसोम्स गेट स्लाइड ओवर इट लाइक दिस. सपोज दिस इज अ mRNA स्ट्रैंड. यहाँ पे एक राइबोसोम यहाँ पे बाइंड है इस पे. ठीक है, जब एक एमिनो एसिड का सिंथेसिस हो जाएगा
तो ये राइबोसोम यहाँ से यहाँ पे स्लाइड ओवर कर जाएगा। ठीक है, एक अमीनो एसिड का सिंथेसिस हो गया, फिर दूसरे का सिंथेसिस होगा तो यहाँ से ये फिर यहाँ पे स्लाइड ओवर कर जाएगा। ठीक है, और ऊपर हमें क्या मिलती है, इस mRNA स्ट्रैंड पे क्या मिलती रहेगी, प्रोटीन जो अमीनो एसिड्स की चेन है, और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, और वो कहाँ फॉर्म होगा, इस पेप्टाइडल साइट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है, नेक्स्ट स्टेप आप देखिए, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द लार्जर सब यूनिट, दिस इज स्मॉलर सब यूनिट, दिस इज द mRNA स्ट्रैंड। ठीक है, ये यहां से स्लाइड कर जाएगा। यहां पे फिर से कौन है, वही mRNA बाइंडिंग साइट इज देयर, दिस इज द टनल, A साइट, P साइट एंड E साइट। क्लियर। अब यहां से फिर क्या होगा, जो नेक्स्ट हमारे पास अमीनो एसिड है दैट इज CCC। ठीक है, AUG सिंथेसाइज हो चुका है, अब CCC जो है इसको कैरी कर रहा है कौन, tRNA, ये tRNA से बाइंड है, ये बाइंड होता है यहाँ एक्सेप्टर साइट पे, और एक्सेप्टर साइट से स्लाइड होके आता है P साइट पे, P साइट पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद tRNA यहाँ से एग्जिट कर जाता है, और यहाँ पे हमारे पास सिंथेसिस हो जाता है नेक्स्ट अमीनो एसिड, जिसको मैं यहाँ बना रही हूँ। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड से यहाँ पे सिंथेसिस होगा, और यहाँ पे आप क्या बन जाएगा आपके पास, सेकंड नंबर का अमीनो एसिड। क्लियर। फिर से यहां से थर्ड एक्सेप्टर साइट जो इस tRNA को और साथ में अमीनो एसिड से कोड को ना, ये कोड्स जो हैं ये mRNA लेकर आता है। दीज आर द इंफॉर्मेशंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जिसे हम कहते हैं मैसेंजर RNA ब्रिंग करता है। ये tRNA से अटैच होकर फिर कहां, tRNA से एक्सेप्टर साइट पे बाइंड होता है, एक्सेप्टर साइट से ये यहां से स्लाइड होके आएगा P साइट पे, P साइड पे पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस होगा, पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस के बाद नेक्स्ट अमीनो एसिड का यहाँ पे सिंथेसिस हो जाएगा थर्ड, और tRNA फिर से क्या होगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये tRNA फिर से आएगा यहाँ पे और अगले अमीनो एसिड को लेकर कैरी करेगा। तो ये tRNA की एग्जिट साइट है, ये tRNA अमीनो एसिड्स को के जो कोड्स हैं उन कोड्स को पेप्टाइडल साइट तक लेकर आता है, और यहाँ पर पेप्टाइडल बॉन्ड का सिंथेसिस होता है, और इस तरह से हमारे पास एक लॉन्ग चेन बन जाती है किसकी, प्रोटीन्स की। ये जो प्रोटीन्स की लॉन्ग चेन है ये एक्चुअली बनती इस जगह पे है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये प्रोटीन की चेन्स यहाँ पे बनती है, और यहाँ पे बनने के बाद इस चैनल से होते हुए ये प्रोटीन्स कहाँ आते हैं, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं पूरी सेल्स के पास, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उन सब के पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंथेसिस किस जगह पे होगा, इस mRNA स्ट्रैंड पे। क्लियर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में RNA से प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। ठीक है, इसको बहुत डिटेल हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के चैप्टर में। यहाँ पे हम शॉर्टली इसका इंट्रोडक्शन देखना जरूरी था, बिकॉज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्लियर। होपफुली आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट किसी सेल ऑर्गेनल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।